आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे टॉप 20 क्वेश्चंस फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के जो कि आरजीपीवी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार हर साल लगातार आपसे पूछे जाते हैं और इस साल भी आपके मोस्टली यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। आप इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से करके गए तो आपके अच्छे नंबर जरूर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया लाइव पर। तो आज के सेशन में हम टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आरजीपीवी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट्स के। आपको आज के सेशन की पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। उसके लिए आपको फॉलो करना होगा टेलीग्राम चैनल के थ्रू, व्हाट्सएप चैनल के थ्रू। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं अगर आप अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू नहीं जुड़ पाए हैं तो। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप डाउनलोड कीजिएगा फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स। अब जो प्लास्टिक कंटेनर्स हमारे पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जितनी भी हमारी मेडिसिन हैं जो भी इनमें स्टोर करके रखी जाती हैं, पैकेज करके रखी जाती हैं प्लास्टिक कंटेनर्स में, तो उनके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, मींस की एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके एडवांटेजेस की। तो सबसे पहला एडवांटेज ये आता है कि इनका जो वेट होता है वो काफी लाइट होता है, वजन काफी इनका हल्का होता है और साथ ही साथ आप इनको इजीली हैंडल भी कर सकते हैं, अच्छे से संभाल भी सकते हैं। दूसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि जो ये प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं एज कंपेयर टू दी अदर कंटेनर, जो दूसरे कंटेनर्स हैं उनके कंपैरिजन में फ्लेक्सिबिलिटी इनकी ज्यादा होती है। ठीक है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है प्लास्टिक कंटेनर्स को हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इस प्लेस से दूसरी प्लेस तक। जैसे फॉर एग्जांपल मेरठ से अगर हमें दिल्ली पहुंचाना है, मेरठ से मुंबई पहुंचाना है, तो वो इजीली हो जाएगा प्लास्टिक कंटेनर्स के लिए। और लास्ट पॉइंट कहता है प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी अदर कंटेनर्स। ठीक है, तो ये तो हमारे एडवांटेजेस हैं प्लास्टिक कंटेनर्स के। अब बात आ जाती है कि किसी के फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, तो उसके नुकसान भी होंगे यानी कि डिसएडवांटेज। इसमें सबसे पहला आता है कि ये आपके केमिकली इनर्ट नहीं होते हैं एज कंपेयर टू दी जो आपके ग्लास कंटेनर्स के टाइप 1 कंटेनर्स होते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि कुछ प्लास्टिक कंटेनर्स जो है काफी हीट सेंसिटिव होते हैं, मतलब जैसे ही उनके पास में हीट आएगी तो वो जो है पिघल जाते हैं या वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्लास्टिक कंटेनर्स आपके इम्पर्मिएबल नहीं होते हैं गैस के लिए और वेपर्स के लिए, कि अगर हम बात करें ग्लास के कंपैरिजन में, तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका नुकसान है यानी कि डिसएडवांटेज है। और लास्ट आता है कि जो हम एडिटिव्स यूज करते हैं प्लास्टिक्स में वो आपके दूसरे प्रोडक्ट्स में काफी आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ प्लास्टिक जो होते हैं आपके वो स्ट्रेस क्रैकिंग में चले जाते हैं या डिस्टोर्शंस में चले जाते हैं जब कभी वो किन्हीं केमिकल्स के टच में आते हैं। तो दैट मींस कि जो वो हमारा प्रोडक्ट होता है उसके खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं इन एडिटिव्स की वजह से। तो पहला क्वेश्चन तो ये रहा। दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट आर दी वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द साइज रिडक्शन ऑफ ड्रग्स। ऐसे कौन कौन से हमारे मेथड्स हैं, ऐसे कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो ड्रग्स का साइज रिडक्शन है वो प्रभावित हो सकता है, वो अफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे जो साइज रिडक्शन होता है ड्रग्स का उसको अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। एक तो हार्डनेस की, उसकी हार्डनेस कितनी है, ठीक है, टफनेस, एब्रेसिवनेस। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा मॉइस्चर कंटेंट, मतलब कि अगर मॉइस्चर चला गया किसी भी ड्रग के अंदर, ठीक है, तो ड्रग हमारा यूजफुल नहीं रहेगा, वो खराब हो जाएगा। ऐसे ही स्टिकीनेस, उसके बाद आता है बल्क डेंसिटी, देन आता है हमारा टेम्परेचर, फिर आता है कि कितना रेशियो के प्रोपोर्शन में हम अपना जो है फीड साइज लेके चल रहे हैं एक प्रोडक्ट के रेशियो के लिए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं, कई सारे फैक्टर्स जिनकी वजह से जो ड्रग्स का साइज रिडक्शन होता है वो अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टोरेज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अब हमें यह बताना है कि जो हमारे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी स्टोरेज कैसे होती है, तो उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। अब बात आती है
कि जो हमारे स्टोरेज होती है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वैक्सीन्स में, वो है हमारा पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है, इसमें जो हमारा टेम्परेचर होता है वो फ्रोजन स्टेट में होता है। अगर आप फ्रोजन स्टेट में वैक्सीन को रखते हैं तो शेल्फ लाइफ इसकी 2 साल होती है। शेल्फ लाइफ, अब आप कहेंगे कि सर शेल्फ लाइफ क्या होती है? देखो बच्चा, जिस दिन हमारी ड्रग बनती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट जो होती है, उससे लेकर के जो एक्सपायरी डेट तक का टाइम पीरियड होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर के एक्सपायरी डेट तक के बीच का जो टाइम पीरियड है वो लाइफ पीरियड ऑफ अ ड्रग यानी कि शेल्फ लाइफ कहलाता है। तो फ्रोजन स्टेट में पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन की 2 साल की शेल्फ लाइफ होती है। अगर आप इन्हें स्टोर कर रहे हैं 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे तो इसकी 6 मंथ्स की शेल्फ लाइफ रहेगी, और अगर स्टोर कर रहे हैं 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे तो शेल्फ लाइफ इसकी 7 डेज यानी कि 1 हफ्ता होने वाली है। नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विड स्मॉल पॉक्स। तो इसमें हमारा जो बेसिकली अगर आप स्टोरेज कर रहे हैं -10 से -20 डिग्री सेल्सियस तो ये 12 महीना यानी कि 1 साल तक इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी रहेगी। ठीक है, और अगर स्टोर कर रहे हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे 2 to 8 डिग्री सेल्सियस तो 2 वीक्स यानी कि 2 हफ्ते, और 10 to 20 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करेंगे, टेम्परेचर पे रखेंगे तो 1 हफ्ते का इसका शेल्फ लाइफ होने वाला है। उसके बाद है हमारे ड्राइड स्मॉल पॉक्स। अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए 2 to 10 डिग्री सेल्सियस तो इनडेफिनेटली, मतलब कि इसका कोई भी एज सच लिमिटेड पीरियड नहीं है, और अगर आप इसे स्टोर करेंगे 29 डिग्री सेल्सियस पे तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल का लाइफ पीरियड यानी कि शेल्फ लाइफ रहेगा। नेक्स्ट आता है येलो फीवर ड्राई स्टेट। तो 4 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहेगा। अगर आप इस टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे तो इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल की रहेगी। और लास्ट है हमारा रैबीज। ठीक है, तो रैबीज के लिए आप अगर टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं 2 to 4 डिग्री सेल्सियस तो 6 महीने की यानी कि सिर्फ और सिर्फ आधा साल की इसकी शेल्फ लाइफ होने वाली है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्लासिफाई द पाउडर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। अब जो पाउडर्स हैं हमारे इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार हमें इन्हें क्लासिफाई करना है, ठीक है, आईपी के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक तो पर्टिकुलर ग्रेड क्या है हमारे पाउडर का, ठीक है, किस सीव के थ्रू वो पार्टिकल्स हमारे पास करने चाहिए, क्या उनका नॉमिनल मेश अपर्चर साइज होता है, साथ ही साथ कि वो 40% से ज्यादा पार्टिकल वहां से पास ना करे ऐसी कौन सी सीव है, और नॉमिनल मेश अपर्चर साइज क्या रहेगा उसका, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा कोर्स पाउडर। ठीक है, तो जितने भी पार्टिकल है मोस्टली वो सब के सब 10 नंबर सीव से पास होने चाहिए, जिसका मेश साइज होता है 1.7 mm। ठीक है, और जो 40% से ज्यादा पास नहीं कर पाएंगे वो सीव नंबर है हमारा 44, जिसका मेश साइज होता है आपका 355 माइक्रोमीटर। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा मॉडरेटरी कोर्स पाउडर। तो यहां पे 22 नंबर की सीव से सारे पार्टिकल्स पास होने चाहिए, जिसका अपर्चर साइज 710 माइक्रोमीटर होता है। वहीं पर 40% से ज्यादा जो पार्टिकल पास नहीं करेंगे वो है हमारा सीव 60, जिसका मेश साइज जो होता है वो 250 माइक्रोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा मॉडरेटली फाइन पाउडर्स। तो जिस सीव से सारे पार्टिकल्स पास कर सकते हैं वो है 44। ठीक है, और जो मेश साइज रहेगा 355 माइक्रोमिलीमीटर रहेगा, जिसका 40% से ज्यादा पार्टिकल जिस सीव से पास नहीं करेंगे वो है 85। ठीक है, जिसका नॉमिनल मेश अपर्चर साइज जो रहने वाला है वो है हमारा 180 माइक्रोमीटर। अब बात आ जाती है नेक्स्ट कैटेगरी की, फाइन पाउडर की, जिसमें सारे पार्टिकल्स पास कर जाएंगे वो है सीव हमारा 85, और जो मेश अपर्चर साइज रहने वाला है वो है 180 माइक्रोमीटर। लेकिन अगर हम बात करें कि 40% से ज्यादा पार्टिकल किस सीव से पास नहीं करेंगे, उसका कोई स्पेसिफाइड नहीं है, और ना ही उसका कोई अपर्चर मेश साइज हमें पता है। नेक्स्ट है हमारा वेरी फाइन पाउडर्स, जिसका हर पार्टिकल पास कर जाए ऐसी सीव है वो है हमारी 120, जिसका नॉमिनल मेश अपर्चर साइज रहने वाला है 125 माइक्रोमीटर। लेकिन उसका सीव जिससे 40% से ज्यादा पार्टिकल पास नहीं करेंगे और जो नॉमिनल मेश अपर्चर साइज है वो स्पेसिफाइड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है डिफाइन प्रिजर्वेटिव, मेंशन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। अब हमें यह बताना है कि प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं और ऐसे कितने टाइप्स के प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनको हम अपने
मेडिसिन की प्रिपरेशन में यानी कि ड्रग्स की प्रिपरेशन में यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब बात आ जाती है प्रिजर्वेटिव की। प्रिजर्वेटिव को हम कह सकते हैं कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अपनी प्रिपरेशंस में इसलिए डाला जाता है कि जैसे कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ या फंगाई हुआ या ठीक है या वायरस हुआ, कि इनकी ग्रोथ ना हो जाए उसके अंदर, या फिर कोई पर्टिकुलर सब्सिक्वेंट स्पॉइलेज ना हो जाए हमारी प्रिपरेशन की, हमारी जो ड्रग्स हैं, हमारी जो मेडिसिनल प्रिपरेशंस हैं वो खराब ना हो जाए, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं। अब बात आ जाती है कि भैया जो क्लासिफिकेशन है प्रिजर्वेटिव्स का वो दो कैटेगरीज के ऊपर डिवाइड है। सबसे पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसमें हमारे सबसे पहले आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड हुआ और बीएचटी हुआ। उसके बाद है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, जैसे हमारे बेंजोइक एसिड होते हैं और साथ ही साथ सोडियम बेंजोएट होता है, एटसेट्रा। फिर आते हैं चिलेटिंग एजेंट्स, जैसे ईडीटी यानी कि इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। उसके बाद आती है नेक्स्ट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जैसे नेचुरल सोर्सेज है, तो फॉर एग्जांपल नीम ऑयल हुआ या फिर लेमन यानी कि नींबू। उसके बाद है सिंथेटिक, तो जैसे बेंजोएट्स होते हैं और नाइट्राइट्स होते हैं। ठीक है, ये है कैटेगरी हमारी प्रिजर्वेटिव्स की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट इन शॉर्ट ऑन करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, मतलब कि सीजीएमपी के बारे में हमें बताना है। आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है कि सीजीएमपी, जितने भी हमारे कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स होते हैं, जब वो ये पता ना लगा पाए कि जो भी बेसिकली उन्होंने अपना प्रोडक्ट खरीदा है, एक जो उन्होंने ड्रग लिया है, वो सेफ है या नहीं है, जैसे उन्हें स्मेल के थ्रू नहीं पता चल पा रहा, या उन्हें टच से नहीं पता चल पा रहा, या उन्हें उस पर्टिकुलर साइट से पता नहीं चल पा रहा, तो जो हमारी सीजीएमपी करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, तो उसके अंदर एक तो टेस्टिंग आती है, ठीक है, और एक हमारी जो टेस्टिंग हमारी की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि भैया जो क्वालिटी है वो प्रॉपर है या नहीं है, क्वालिटी हमारी मेंटेन हो पा रही है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्टली जितने भी ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं हमारे, जब टेस्टिंग की जाती है, ठीक है, एक छोटा सैंपल लिया जाता है उस पर्टिकुलर बैच का, जैसे कि अगर एक एग्जांपल लिया जाए कि एक ड्रग है, मैन्युफैक्चरर ने, ठीक है, 1000 टैबलेट्स का बैच बनाया था, जिसमें से उसने 1000 टैबलेट सेलेक्ट करनी, उसने 2 मिलियन टैबलेट्स में से, कि जो बैच था 2 मिलियन टैबलेट्स का था, लेकिन उसने 1000 टैबलेट्स ले ली, तो जो मोस्टली जो बैच होगा वो जो है पेशेंट्स के ऊपर यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगर उसमें जो है बेसिकली अगर हम देखें कि वो डिस्ट्रॉय ना हुआ हो, और अगर कुछ उसके अंदर हमें मिलता है कि भैया क्वालिटी ठीक नहीं है, तो फिर जो है वो टैबलेट्स खराब हैं, वो किसी के ऊपर भी यूज नहीं होंगी। अगर हम बात करें कि सीजीएमपी के अंदर क्या क्या होता है, तो जितने भी प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सब के सब क्लियर होने चाहिए। सिस्टमैटिकली आपको उनका प्रॉपर रिव्यू करना होगा, जो कि आपके जो एक खतरे हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी आपके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, उन सबको आपको फॉलो करना होगा कि भैया आगे जाके खतरा ना बन जाए। साइंटिफिक नॉलेज के बिहाफ पे और एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको वहां पर उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि जो क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन है प्रोडक्ट्स का, वो भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोसीजर्स हैं और फैसिलिटीज हैं, वो सब की सब आपको देनी होंगी, और साथ ही साथ आपको ऐसी लैंग्वेज यूज करनी है कि जिससे कि पूरा क्लियर इंस्ट्रक्शंस आप दे सके, समझा पाए, और जो है वो गलती से ऐसी लैंग्वेज ना हो कि वो किसी को समझ ही ना आए, ऐसी हो कि जो इजीली आइडेंटिफेबल हो। नेक्स्ट आ जाते हैं अब क्वेश्चन पे, डिस्कस इन शॉर्ट ऑन फार्मेसी एज अ करियर। अब हमें यह बताना है कि फार्मेसी एज अ करियर ये क्या होता है। अब देखो भैया, फार्मेसी एज अ करियर की हम बात करें तो एक फार्मासिस्ट के लिए जो वर्क अपॉर्चुनिटी है, सबसे पहले कैटेगरी आती है हमारी प्रैक्टिस सेटिंग्स की, जिसके अंदर आपके फार्मासिस्ट हैं, जैसे सीनियर क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं, डिस्पेंसरी फार्मासिस्ट है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, कंसल्टेंट फार्मासिस्ट है और फार्मेसी असिस्टेंट है। इसी के साथ साथ आता है हमारा फिर नेक्स्ट कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब का, ऐसे ही कम्युनिटी फार्मेसी का, मींस कि आपका अपना खुद का मेडिकल स्टोर। उसके बाद है हॉस्पिटल फार्मेसी, जहां पर आप
मेडिसिन सेफ्टी मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेडिसिन मैनेजमेंट टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर है आपका सेल्स एंड मार्केटिंग, जिसके अंदर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमआर बनते हैं। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर जो करियर है वो 4 डिपार्टमेंट्स में है। एक तो है प्रोडक्शन, दूसरा है क्वालिटेटिव कंट्रोल यानी कि क्वालिटी कंट्रोल, तीसरा है पैकेजिंग, ठीक है, और उसके बाद है हमारा क्वालिटेटिव अश्योरेंस यानी कि क्वालिटी अश्योरेंस, क्यूए एंड क्यूसी। आती है हमारी अब दूसरे टाइप्स की, जहां पर आप बेसिकली अपनी अदर सेटिंग्स कर सकते हैं। एक है एकेडमिक्स, जिसके अंदर आप टीचिंग और जो आपकी अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड होती हैं वो कर सकते हैं। और लास्ट जो कैटेगरी है वो है हमारी केमिस्ट शॉप की, ठीक है, किसकी? केमिस्ट शॉप की। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन एक्सट्रैक्शन, नेम द वेरियस मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शंस, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्टेप वाइज परकुलेशन। ठीक है, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, कितने मेथड्स यूज होते हैं एक्सट्रैक्शन में वो बताने हैं, और आपको पूरा स्टेप वाइज परकुलेशन के बारे में भी बताना है। बात आती है एक्सट्रैक्शन की। ये बेसिकली अगर हम फार्मास्यूटिकल के अंदर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर सीधा सीधा जितने भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हमारे प्लांट्स के या एनिमल टिश्यूज के, हम उनको बाहर निकालते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, ठीक है, कैसे? उनके अंदर हम कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज के सॉल्वेंट्स यूज करते हैं अपने स्टैंडर्ड एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स पे, तभी जो है हम एक्सट्रैक्शन कर पाएंगे। जो एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हमें चाहिए वो तभी मिल पाएगा। अब बात आती है कि जो मेथड्स हैं एक्सट्रैक्शन के, उसमें सबसे पहला आता है हमारा इन्फ्यूजन मेथड, जिसके अंदर फ्रेश इन्फ्यूजन भी होता है और साथ ही साथ हमारा कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन भी होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट मेथड, वो है डिकॉक्शन। नेक्स्ट मेथड है हमारा मैसनरेशन। अब मैसनरेशन हमारा 3 फर्दर मेथड्स में डिवाइड है। एक है सिंपल मैसनरेशन, दूसरा है जहां पर आप एडजस्टमेंट करते हैं मैसनरेशन के साथ, और तीसरा है आपका मल्टीपल मैसनरेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम परकोलेशन के ऊपर। जो हमारा चौथा मेथड है वो है परकोलेशन, जिसको आगे फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सिंपल परकोलेशन, और परकोलेशन प्रोसेस जो आप कंसंट्रेटेड प्रिपरेशंस के लिए यूज करते हैं, और तीसरा है कंटिन्यूअस परकोलेशन प्रोसेस। अब अगर मैं बात करूं जो ये हमारा परकोलेशन प्रोसेस है जिसमें आपका कंसंट्रेटेड प्रिपरेशंस होती हैं, तो वो आगे जाकर के 2 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड है। एक है रिजर्व परकोलेशन प्रोसेस और दूसरा है जो आपका है मॉडिफाइड परकोलेशन प्रोसेस। ठीक है, और लास्ट है आपका डाइजेशन। तो ये पर्टिकुलर 5 मेथड्स हैं, 5 प्रोसेस हैं आपके किसके? एक्सट्रैक्शंस के। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने कहा कि हमें जो है परकोलेशन के बारे में भी बताना है। परकोलेशन का मतलब होता है सीधा सीधा फर्स्ट पास थ्रू, पहले ये पास करेगा। ठीक है, परकोलेशन को आप कह सकते हो कि ये एक शॉर्ट सक्सेसिव मैसरेशन होता है या एक्सट्रैक्शन मेथड है आपका डिस्प्लेसमेंट के जरिए। तो जो परकोलेशन आप कर रहे हैं वो सीधा सीधा एक कॉनिकल परकोलेटर आता है, या सिलेंड्रिकल परकोलेटर आता है, या आपका एक स्टीम जैकेट परकोलेटर आता है, जिसके अंदर आप परकोलेशन कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो स्टेप्स हैं, सबसे पहला है साइज रिडक्शन। आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि भैया जब प्रॉपर एग्जॉर्प्शन हो जाए आपकी पर्टिकुलर पूरी ड्रग का, जो क्रूड ड्रग आपने यूज किया है उसका जो साइज है वो सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज दिक्कत आएगी। नेक्स्ट है इम्बिबिशन। अब जो इम्बिबिशन है एक ऐसा प्रोसेस जहां पर जो आपकी पाउडर्ड ड्रग होती है आप उसको मेंस्ट्रुम के साथ 4 घंटे के लिए रख देते हैं वेल स्टॉपर्ड कंटेनर के साथ में। ठीक है, उसके अंदर फिर आता है आपका पैकिंग। अब जब इम्बिबिशन हो जाता है तो जो लंप बनते हैं क्रूड ड्रग के, मतलब जो गांठें बनती हैं, आपको वो तोड़नी होंगी, वो ब्रेक करनी पड़ेंगी, जिससे कि जो लोअर एंड होगा आपके परकोलेटर का, फिर आप उसको प्लग करेंगे कॉटन के साथ, एंड देन आपको क्या करना है कि वो जो ड्रग पाउडर आएगा वो लेयर बाय लेयर आपको निकाल के अलग कर लेना है। नेक्स्ट आता है आपका मैसनरेशन। अब जितना भी आपका जैसे मेंस्ट्रुम है, ठीक है, उसमें से आपको सफिशिएंट अमाउंट ले लेना है, जिसको आपको ऐड करना होगा जब आप परकोलेटर से उसकी पैकिंग करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है आपका परकोलेशन। अब आपको जो लोअर लेयर है, ठीक है, तो जो आपकी जो लोअर टैप होती है 24 घंटे के बाद आपको मैसनरेशन में वो खोल देनी है, और साथ ही साथ जो मेंस्ट्रुम है उसमें से आपको लोअर एंड से उसमें से सब कुछ कलेक्ट कर लेना है, जब तक कि उसका 3/4 पोर्शन आपका जो है भर नहीं जाता है फाइनल प्रोडक्ट से।
और लास्ट नेक्स्ट है आपका प्रेसिंग द मार्क। अब लास्ट में क्या करना है, जो मार्क है आपको वो प्रेस करना होगा, वो दबाना होगा, जिससे कि जो लिक्विड आपका ऐड हुआ था वो आप मेंस्ट्रुम में कलेक्ट कर सकें। ठीक है, और जो मेंस्ट्रुम जितना ज्यादा होगा, ठीक है, तो आप जो है फिर एक जो डिजायर्ड वॉल्यूम आपको चाहिए, जो क्वांटिटी आपको चाहिए थी उस पर्टिकुलर वॉल्यूम की, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर्स। ये आपको फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, आप वहां से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और इस पे कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन द टर्म ड्राइंग, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ड्राइंग इन फार्मेसी। अब ड्राइंग क्या होता है और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है ड्राइंग की फार्मेसी में, वो हमें बतानी है। सबसे पहले ड्राइंग आता है। ड्राइंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए जो आपका लिक्विड है, सामान्य तौर पर जैसे वाटर है, वो अगर आपका किसी भी वेट सॉलिड में प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करना कैसे, हीट अप्लाई करके, उसके अंदर गर्माई दे करके। तो फिर फाइनली क्या होगा, लिक्विड के अंदर आप, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर लिक्विड नहीं होगा, वो लिक्विड फ्री होगा, जो कि प्रोडक्ट आपको एक चाहिए था। सीधा सीधा ड्राइंग का मतलब सुखाना, सॉलिड प्रोडक्ट्स जो आपके गीले होते हैं उनमें से जो है उस लिक्विड को बाहर निकालना, सेपरेट करना, वो प्रोसेस आपका ड्राइंग कहलाता है। अब बात आ जाती है कि जो एप्लीकेशंस है हमारी ड्राइंग की, सबसे पहला अपने ड्रग प्रोडक्ट्स को जो भी हम एक बल्क फॉर्म में बनाते हैं उनको हम प्रिजर्व करके रख सके, साथ ही साथ उनकी जो हैंडलिंग है, उनको जो संभाल के रखना होता है वो हमारा इंप्रूव हो सके, साथ ही साथ जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिस पर्टिकुलर प्रोसेस के, जिस भी पर्पस के लिए उन्हें बनाया गया है, वो हमारा और इंप्रूव हो सके। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कम हो सके, वो घट सके, साथ ही साथ जो प्यूरिफिकेशन है क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट्स का वो अच्छा हो सके, वो बेहतर हो सके, और लास्ट आता है कि जो कोरोजन हो जाता है हम उससे बच सकें, तो उसके लिए हम ड्राइंग को यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस ब्रीफली वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट्स। अब हमें यह बताना है कि हमारे ऐसे कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं जहां पर हम बेसिकली शुगर कोटिंग करते हैं टैबलेट्स की। तो सबसे पहला जो शुगर कोटिंग है वो सबसे ज्यादा कन्वेंशनल मल्टी स्टेप कोटिंग प्रोसेस है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। शुगर कोटिंग के अंदर आपकी सीलिंग होती है, सब कोटिंग होती है, ठीक है, सिरपिंग होती है यानी कि स्मूथिंग, फिनिशिंग होती है, और लास्ट आपकी इसके अंदर पॉलिशिंग होती है। ये पर्टिकुलर स्टेप्स इन्वॉल्व हैं आपके शुगर कोटिंग में। आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है इसके स्टेप्स की, जिसमें सबसे पहला है हमारा सीलिंग। सीलिंग क्या काम करता है कि जो भी मॉइस्चर होता है, यानी कि जो नमी होती है जो उन पर्टिकुलर टैबलेट के अंदर जा सकती है, उसको रोकने से बचाता है, यानी कि प्रिवेंट करता है। ठीक है, साथ ही साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि सील कोटिंग एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप अल्कोहल यूज कर सकते हैं, मिथाइलिन क्लोराइड यूज कर सकते हैं, शेलैक यूज कर सकते हैं, जीन होता है, ऑलिक एसिड, पीजी और पेग 4000, ये हमारे सील कोटिंग एजेंट्स होते हैं। अब बात आ जाती है हमारी सब कोटिंग की। तो जो भी हमारे एजेस होते हैं, ठीक है, किसके, टैबलेट के, तो उनको अच्छे से यूनिफॉर्मली बनाया जा सके, जिससे कि आगे जाके प्रॉपर टैबलेट साइज हमको मिल सके। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि जो टैबलेट साइज है वो हमको प्रॉपर मिल सके, यानी कि कंप्लीट हमें साइज मिल सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे जेलेटिन हुआ, शुगर केन पाउडर हुआ, कॉर्न सिरप हुआ, या फिर सिरप हुआ, डिस्टिल वाटर हुआ, गम अकेशिया हुआ, तो ये सब हमारे क्या है, सब कोटिंग एजेंट्स हैं। अब बात आती है सिरपिंग की। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जो हमारी टैबलेट सरफेस पे कोटिंग स्टेप्स की वजह से जो भी इंपरफेक्शंस होते हैं उन सबको कवर अप किया जा सके। ठीक है, मतलब उन सब से उभरा जा सके। अब अगर मैं बात करूं सिरप कोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो कलरेंट हो सकता है, सब कोटिंग पाउडर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, शुगर केन पाउडर है, ठीक है, कॉर्न स्टार्च है, सिरप है और डिस्टिल वाटर है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट, जो कि है पॉलिशिंग। अब यहां पर जो टैबलेट्स होती हैं हमारी, उनके अंदर जो पॉलिशिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं वो हमारा कैरनोबा वैक्स है, बीज वैक्स है, पैराफिन वैक्स है, एटसेट्रा। ठीक है, ये हमारे पॉलिशिंग एजेंट के तौर पे यूज होते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके डिफरेंस की। ठीक है,
जो हमारे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं वो होते हैं सिलेंड्रिकल। यहां पर बात आ गई हमारी शेप की। और जो हमारे जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं सॉफ्ट टाइप वाले, यानी कि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, ये राउंड, ओवल और ट्यूब लाइक शेप होती है इनकी। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल और ये राउंड, ओवल और ट्यूब लाइक। अब बात आ जाती है कि जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं इनके अंदर दो पीसेस होते हैं। कितने? दो पीसेस होते हैं, जिसमें शॉर्टर पीस तो आपका कैप होता है और लॉन्गर पीस आपकी उस पर्टिकुलर कैप्सूल की बॉडी होती है। अब जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हैं उनके अंदर एक ही सिंगल पीस होता है और वो बॉडी ही है खुद से। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि जो ये कैप्सूल्स हैं इनको आप कहते हैं कि ये टू पीस कैप्सूल्स भी हो सकते हैं या ड्राई फिल्ड कैप्सूल्स। तो इनके दो नाम अलग भी हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के, एक तो टू पीस कैप्सूल और दूसरा ड्राई फिल्ड कैप्सूल, इन नाम से भी जाना जाता है। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल जो है ये सॉफ्ट जेल्स या फिर सॉफ्ट इलास्टिक कैप्सूल्स या फिर वन पीस कैप्सूल के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि यहां पर एक ही पीस है, सिंगल पीस, जो कि उसकी बॉडी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो प्लास्टिसाइजर जेलेटिन कैप्सूल्स में हम यूज करते हैं उसका रेशियो है 0.4:1। और अगर प्लास्टिसाइजर्स हम यूज कर रहे हैं सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स में, उनका रेशियो है 0.8:1। ठीक है, तो ये रेशियो हुआ हमारा किसके लिए? प्लास्टिसाइजर जो हम यूज करते हैं। अब यूजुअली जितने भी सॉलिड मेडिकामेंट्स होते हैं वो सब हमारे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स की फिलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। और अगर मैं बात करूं जैसे लिक्विड्स हैं, ऑयल्स हैं, सस्पेंशंस हैं, सेमी सॉलिड मेडिकामेंट्स हैं, ये सब के सब हमारे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स की फिलिंग के लिए यूज होते हैं। अब जो बाउंड्री वॉल है वो काफी कठोर और फर्म होती है, रिजिड होती है और फर्म होती है, ठोस। ठीक है, जो बाउंड्री वॉल है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स में वो फ्लेक्सिबल है और सॉफ्ट है, यानी कि मुलायम है और फ्लेक्सिबल भी है। तो ये डिफरेंशिएशन होता है हमारा किस किस के बीच में? हार्ड जेलेटिन एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बॉल मिल। अब हमारा जो बॉल मिल है उसका हमें प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताना है। सबसे पहले जानेंगे जो हमारा बेसिकली बॉल मिल है, ये जो बेसिकली अपना कार्य करता है, इसका जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो इंपैक्ट और एट्रिशन का होता है। ठीक है, इंपैक्ट और एट्रिशन का। कंस्ट्रक्शन कहता है कि इसके अंदर एक होलो सिलेंडर होता है जो कि मेटालिक फ्रेम से ही माउंट है, मेटालिक फ्रेम से माउंट किया गया है इस तरीके से कि वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर रोटेट हो सके, यानी कि घूम सके। और जो सिलेंडर होता है उसके अंदर बॉल्स होती है जो कि 30 to 50% का उसका पर्टिकुलर मील का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। अब आप देख सकते हैं ये है हमारा पूरा बॉल मिल का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां से आप जो है फीड करते हैं, यहां से आप अपना जो भी आपको साइज रिडक्शन के लिए करना है तो वो आप पार्टिकल्स यहां से डालते हैं, ये मिलिंग बॉल्स होती हैं। ठीक है, ये आउट ऑफ बैलेंस वेट लगाया हुआ होता है यहां पर। ये आपका जो होता है ये फ्लेक्सिबल कपलिंग होता है टू ड्राइव मोटर, और ये आपका स्प्रिंग माउंटिंग है जो यहां पर लगाया जाता है, और ये प्रोडक्ट आउट जहां से प्रोडक्ट का साइज रिड्यूस होकर के आप उसको बाहर करते हैं, यानी कि एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट कहता है वर्किंग। जो ड्रग होती है वो आप अपने सिलेंडर में डालते हैं इसके मील के, और फिर उसे घुमाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो इस मील की स्पीड है वो काफी जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर स्पीड लो हुआ तो जो बॉल का मास है वो आपका एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा और साइज रिडक्शन जो है नामात्र के बराबर ही होगा। और अगर हाई स्पीड हो गया बॉल्स का तो वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से जो आपकी जो बॉल्स हैं वो सब बाहर आ जाएंगी, कोई ग्राइंडिंग नहीं होगी या पार्टिकल्स बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने 2/3 स्पीड रखी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट ये होगा कि ये बॉल्स जो है आपके उस मील के टॉप पे आएंगी और फिर एकदम से नीचे गिर जाएंगी। इस तरीके से जो मैक्सिमम साइज रिडक्शन है वो काफी अफेक्ट होगा, काफी प्रभावित होगा जब पार्टिकल्स के बीच में जो बॉल्स हैं, ठीक है, वहां पर इंपैक्ट लगेगा और अट्रिशन भी होगा बॉल्स की वजह से, यानी कि रगस भी लगेगी, तो पार्टिकल साइज ऑटोमेटिकली छोटा होता चला जाएगा। एक पर्टिकुलर सुटेबल टाइम के बाद आप अपने मटेरियल को बाहर निकाल लेंगे, फिर उसे आप सीव के थ्रू पास करेंगे कि जो आपको एक पाउडर चाहिए था आपके पर्टिकुलर रिक्वायर्ड साइज में, वो आपको मिल जाएगा और आपका जो कार्य है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्लासिफाई द नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स विद एग्जांपल्स, गिव इट्स चैलेंजेस।
अब हमें यह बताना है कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स जो है हमें एग्जांपल्स के साथ बताने हैं और उसके चैलेंजेस। ठीक है, देखो सबसे पहला आता है हमारा मिसिलिस। अब मिसिलिस जो है एक सेल्फ असेंबली है किसकी, एम्फिफिलिक ब्लॉक कोपॉलीमर्स की, जिसका साइज ऑलमोस्ट 5 to 50 नैनोमीटर का होता है पर्टिकुलर एक्वस सॉल्यूशंस में, जहां पर आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसका ड्रग डिलीवरी एप्लीकेशंस के लिए ही होता है। अब जो ड्रग्स हैं हमारी जो फिजिकली एंट्रैप्ड हो चुकी हैं एक पर्टिकुलर किसमें, जो ब्लॉक का कोर है किसका, कोपॉलीमर माइसिलिस का, फिर वो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है जिससे कि इंट्रिंसिक वाटर सॉल्युबिलिटी को आप और बढ़ा सकें, उसको और एक्सीड कर सकें। फिर आता है लिपोसोम्स। लिपोसोम्स आपके एक छोटे आर्टिफिशियल वेसिकल्स होते हैं किस शेप में, स्फेरिकल शेप में, जिससे कि आप उनको जो है कोलेस्ट्रॉल और नेचुरल नॉन टॉक्सिक फॉस्फोलिपिड जो होते हैं उन्हीं से इनको बनाते हैं। साथ ही साथ इनका जो साइज है, ठीक है, उनके साइज की वजह से और हाइड्रोफोबिक नेचर और हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से, ठीक है, तो जो लिपोसोम्स होते हैं ये एक प्रॉमिसिंग सिस्टम का काम करता है ड्रग डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट आता है नायोसोम्स। सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बेस्ट है ये पर्टिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के लिए। जो सेल्फ असेंबली है वो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स की होती है उन वेसिकल्स में, जो सबसे पहला 70s में 1970s में रिपोर्ट किया गया था रिसर्चर्स के द्वारा कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में। नायोसोम्स एक प्रॉमिसिंग व्हीकल है आपका ड्रग डिलीवरी के लिए, और क्योंकि वो एक नॉन आयनिक भी है इसीलिए। नेक्स्ट आता है हमारा डेंड्रीमर्स। डेंड्रीमर्स जो है आपके नैनोमीटर साइज के पार्टिकल्स होते हैं, हाईली ब्रांच्ड हैं, और जो आपके मोनोडिस्पर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनके साथ साथ इनका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी होता है। इनके अंदर एक सेंट्रल कोर मौजूद होता है जिसकी ब्रांचिंग यूनिट्स और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स भी ये परफॉर्म करता है। अब आती है बात इम्प्लांट्स की। तो 1861 में जो लेफार्ज थे उन्होंने सबसे पहले इस इम्प्लांटेबल सिस्टम के कॉन्सेप्ट को सस्टेन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे यूज किया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट उसके बाद में क्या हुआ कि जो सॉलिड इम्प्लांट्स थे उनकी प्रोडक्शन होने लगी जिसके अंदर स्टेरॉइड हॉर्मोन्स थे। ठीक है, और तरीका क्या था कि जो इम्प्लांटेबल सिस्टम है वो लॉन्ग टर्म डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जा सके, उसी को इनिशिएट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब है नैनो पार्टिकल्स। नैनो जो है ये एक प्रीफिक्स है जो कि आपका एंशिएंट ग्रीक वर्ड है वेवॉक, ठीक है, जहां से लैटिन में एक वर्ड है आपका नैनस जिसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, काफी छोटा। तो जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर डिस्पर्जन्स या फिर आप कह सकते हैं सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज जो होता है 10 से 1000 नैनोमीटर का होता है। अब जो ड्रग डिसॉल्व हुआ, ठीक है, ड्रग आपका डिसॉल्व भी होगा, एनट्रैप्ड भी होगा और एनकैप्सुलेट या फिर अटैच भी होगा नैनो पार्टिकल्स के मैट्रिक्स से, जिसकी वजह से इनको बनाया गया है सिंथेटिक पॉलीमर कैरिंग ड्रग्स से। ठीक है, तो ये है बात हमारी नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स की। अब आ जाती है बात व्हाट आर दी वेरियस मेथड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। हमारे ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले जो क्वालिटी कंट्रोल है वो ये सुनिश्चित करने के लिए होता है कि भैया जो हमारी ड्रग है उसकी क्वालिटी कैसी है और उसकी क्वांटिटी, उसके लिए हम जो है क्वालिटी कंट्रोल्स मेथड यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स हैं जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स दो तरीके के हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कलर, उसका ऑर्डर यानी कि स्मेल किस तरीके की है, महक कैसी है और सॉल्युबिलिटी वो चेक करेंगे। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी यूज किए जाते हैं और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ये टेस्ट यूज किए जाते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। फिर है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब यहां पर हम ये देखते हैं कि कितना परसेंट ड्रग का हमारा पर्टिकुलर एस्टिमेशन हो रहा है, मतलब ऐसे कितना ड्रग बन के आया है। तो सबसे पहला है केमिकल एसे मेथड जिसके अंदर हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यूज करते हैं, जैसे एसिडिमेट्री और एल्केलीमेट्री, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन। उसके बाद है हमारा यहां पर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जहां पर आप एक वेट का एस्टिमेट करते हैं कि एक्चुअल में कितना वेट हमारा आया है। ठीक है, फोटोमेट्रिक मेथड्स यूज होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स यूज होते हैं और बायोलॉजिकल एसे मेथड्स यूज होते हैं। ये हैं हमारे क्वालिटी कंट्रोल मेथड जो जनरली यूज किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं
आपको मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, फार्मेसी इंडिया के डी फार्मा फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर्स अवेलेबल हैं, जो कि आपको फ्लिपकार्ट के जरिए भी मिल जाएंगे और इनके ऊपर आपको कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, यानी कि आपको इनके ऊपर सीओडी भी मिल जाएगा। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं आरजीपीवी के लिए, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्लासिफाई द मिक्सचर्स, एक्सप्लेन ट्रिपल रोलर मिल। मिक्सचर्स क्या होते हैं और ट्रिपल रोलर मिल भी हमें एक्सप्लेन करना है। अब मिक्सचर्स जो होते हैं बेसिकली हमारे तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है पॉजिटिव मिक्सचर, मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड्स एक साथ मिक्स होते हैं, क्या होते हैं, एक साथ मिक्स किए जाते हैं, या जब सॉलिड डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, ये हमारे पॉजिटिव मिक्सचर्स होते हैं। इस टाइप के जो मिक्सचर्स होते हैं इन्हीं को पॉजिटिव मिक्सचर्स कहा जाता है, जहां पर दो या दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड्स को एक साथ या सॉलिड्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाए। ये इरिवर्सिबल है, मतलब इनको आप दोबारा से नहीं पलट सकते ये, और अपने नेचर में इनकी स्थिरता है, स्टेबल रहते हैं। साथ ही साथ अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे सॉल्यूशन, जैसे शुगर सॉल्यूशन है, एक बार चीनी पानी में घुल गई वापस थोड़ी निकाल लोगे चीनी को, है ना। फिर है नेगेटिव मिक्सचर्स, मतलब जब दो इमिसिबल लिक्विड्स एक साथ मिक्स किए जाएं पानी के अंदर, तो वो मिक्सचर आपका नेगेटिव मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, ये रिवर्सिबल मिक्सचर होता है और इसके लिए आपको एक मटेरियल्स की मिक्सिंग की हाई डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे इमल्शन होता है हमारा। फिर तीसरा आता है हमारा न्यूट्रल मिक्सचर्स। यहां पर जो इनका नेचर है, बिहेवियर है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी इतनी टेंडेंसी नहीं है कि वो मिक्स हो सके, लेकिन एक बार अगर आपने मिक्स किया तो ये सेपरेट भी नहीं हो सकते हैं, जैसे ऑइंटमेंट्स होते हैं, पेस्ट होते हैं और क्रीम्स होते हैं। तो इन सभी के मैंने एग्जांपल्स बताए आपको, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि जो हमारा ट्रिपल रोलर मिल होता है उसे हम सेमी सॉलिड्स की मिक्सिंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यूज करते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो यहां पर शेयर मिक्सिंग होती है। अब आ जाती है बात हमारी कंस्ट्रक्शन की। इसके अंदर तीन रोलर होते हैं जिनको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि वो आपके आसपास आ जाएं एक दूसरे के, ठीक है, जिससे कि जो काम करना है शेयरिंग का वो अच्छे से हो सके। रोलर्स को रोटेट किया जाता है और उनके डिफरेंट रेट्स ऑफ स्पीड होते हैं, अलग अलग स्पीड पे रोटेट करते हैं, यानी कि घूमते हैं। होपर जो है वो पहले और दूसरे रोलर के ऊपर होता है, वहीं पर जो स्क्रैपर है वो मदद करता है मटेरियल को रोलर से अलग करने में। और नेक्स्ट जो मटेरियल है आपका वो रोलर्स के बीच में से आता है जब उसकी क्रशिंग होती है, और ध्यान रहे जो क्रशिंग है वो डिपेंड करेगी उन रोलर्स के बीच में गैप कितना है, उनके बीच में एक हमारा स्पेस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब आप देख सकते हैं ये है हमारा बेसिकली ट्रिपल रोलर मिल। ठीक है, हॉपर ये रहा जो कि पहले और दूसरे रोलर के बीच में है। यहां पे जो डिस्टेंस है इसके ऊपर निर्भर करता है कि जो है बेसिकली हमारा जो लास्ट पॉइंट कह रहा था, जो क्रशिंग है वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगी कितनी क्रशिंग हो पाएगी कितनी नहीं। ठीक है, ये रोलर है और ये आपका स्क्रैपर है जो मटेरियल को अलग करने में मदद करता है। आप फिगर में देख सकते हैं मटेरियल जो है आपके रोलर 1 और रोलर 2 के बीच में सप्लाई किया जा रहा है। अब जो दूसरे और तीसरे के बीच में जो गैप है वो इन दोनों के कंपैरिजन में कम है, आपको दिख रहा होगा। स्क्रैपर जो लगाया गया है थर्ड रोलर पे इस तरीके से लगाया गया है कि जो मटेरियल हमारा फिक्स्ड हो जाता है उसको रिमूव कर सके, उसको अलग कर सके। अब बात आ जाती है इसकी एप्लीकेशन, यानी कि यूजेस की, इस्तेमाल क्यों करते हैं। सबसे पहला ये ग्राइंडिंग के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाता है, बल्कि ये साथ ही साथ सॉलिड पाउडर्स की मिक्सिंग के लिए, उनके मिश्रण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि क्वालिटी हमें यूनिफॉर्म मिले और कंसिस्टेंसी हमारी बरकरार रहे। इसको हम यूज करते हैं डिस्पर्स मटेरियल्स के लिए, जो कि आपके सेमी विस्कस मटेरियल्स में होते हैं, जैसे क्रीम हुआ, ये आपका होमोजेनाइजेशन में भी यूज होता है। साथ ही साथ आप इसे फार्मास्यूटिकल्स की मिक्सिंग में भी यूज करते हैं, हर्बल्स में भी यूज करते हैं और केमिकल मिक्सिंग में भी एटसेट्रा। इसका इस्तेमाल किया जाता है कोटिंग कॉम्पोजिशंस के तौर पे भी, उनकी मिक्सिंग के लिए भी, अधेसिव्स और जो फूड्स होते हैं उनकी मिक्सिंग के लिए भी एटसेट्रा। तो ये यूजेस हैं हमारे ट्रिपल रोलर मिल के। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम एंड लोशन विद एग्जांपल्स।
अब कोल्ड क्रीम और लोशंस के प्रिपरेशन कैसे होगी और उनके एग्जांपल्स भी बताने हैं। सबसे पहले जो फॉर्मुलेशन है हमारी कोल्ड क्रीम की, इसमें मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला और जो क्वांटिटी है। ध्यान रहे ये 100 ग्राम के लिए है, ठीक है। आप यहां पर व्हाइट बीज वैक्स यूज करते हैं एमोलिएंट के तौर पे, कितना 20 ग्राम। मिनरल ऑयल यूज होता है लुब्रिकेंट के तौर पे 50 ग्राम। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर यूज होता है जो कि एक व्हीकल का काम करता है 28.8 ग्राम। उसके बाद है बोरेक्स जो बफर का काम कर रहा है 0.7 ग्राम। और लास्ट है परफ्यूम जो ऑर्डर यानी कि महक का काम करता है, वो है 0.5 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। अब बीज वैक्स आपकी मेल्ट की जाती है कंटेनर में, किस पे, वाटर बाथ पे। टेम्परेचर मेंटेन करना है आपको कम से कम 70 डिग्री सेल्सियस का ये टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। देन उसके बाद आप मिनरल ऑयल ऐड करते हैं जो कि एक मिक्सचर ए बन जाता है आपका ऑयली फेज। उसके बाद वाटर को हीट करते हैं दूसरे कंटेनर पे, सेम ही टेम्परेचर आपको रखना है। देन आपको उसके अंदर बोरेक्स ऐड करना होगा जो कि मिक्सचर बी बन जाएगा यानी कि एक्वस फेज। धीरे धीरे जो मिक्सचर बी है आप उसको मिक्सचर ए के अंदर ऐड करना स्टार्ट करेंगे और उसको स्टीयर करेंगे, उसको चलाएंगे जिससे कि क्रीमी इमल्शन बन सके। और लास्ट में क्या होगा, जो प्रिपरेशन आपके पास बन करके आएगी उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एंड देन उसके अंदर आप सुटेबल परफ्यूम डाल सकते हैं और आपका जो है पर्टिकुलरली क्रीम बन करके तैयार हो जाएगा। अब बात आ जाती है हमारी लोशन की। तो लोशन में मैं आपको कैलामीन लोशन के बारे में बताता हूं। यहां पर कैलामीन ले लेंगे आप 150 ग्राम, 150 ग्राम। जिंक ऑक्साइड लीजिए 50 ग्राम। बेंटोनाइट लीजिए 30 ग्राम, ठीक है। सोडियम सिट्रेट लीजिए 5 ग्राम। उसके बाद लिक्विफाइड फिनोल लीजिए 5 ml। ग्लिसरीन लेना होगा 50 ml। और लास्ट है हमारा प्यूरिफाइड वाटर जो कि ताजा ताजा आपने बॉयल किया हो और फिर उसे जो है ठंडा भी किया हो, तो ये आपको लेना है 1000 ml। तो ये है एक एग्जांपल आपके लोशन के प्रिपरेशन का, ठीक है बच्चा लोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज सुपोसिटरी, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सुपोसिटरी बेस। सुपोसिटरी क्या होती है और हमें एक अच्छे सुपोजिटरी बेस की हमारी बेसिकली क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए वो हमें बतानी है। सबसे पहला, सुपोजिटरीज ये वो पर्टिकुलर सॉलिड या सेमी सॉलिड बॉडीज होती हैं जिनकी बेसिकली पर्टिकुलरली सुटेबली शेप्ड होती है और इनके अंदर मेडिकामेंट होते हैं जो कि बॉडी के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, डाले जाते हैं बॉडी कैविटीज में, जैसे रेक्टम में, वेजाइना में या फिर यूरेथ्रा में। ये डिसइंटीग्रेट होते हैं या फिर मेल्ट हो जाते हैं हमारे पर्टिकुलरली बॉडी टेम्परेचर पे, ठीक है। अब जो आइडियल क्वालिटीज हैं एक सुपोजिटरी बेस की, ये आपके बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाना चाहिए यानी कि पिघल जाना चाहिए। साथ ही साथ मेडिकामेंट जो है एकदम जैसे ही बॉडी में जाए तुरंत ही वो रिलीज हो जाए। साथ ही साथ जो दूसरे हमारे मेडिकामेंट्स होते हैं जो उसके अंदर ऐड होते हैं उन सब के साथ वो कंपैटिबल हो। और लास्ट में ये जो है बेसिकली हैंडलिंग के टाइम पे इसकी शेप जो है चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शेप चेंज नहीं होनी चाहिए हैंडलिंग के टाइम पे। तो ये आइडियल प्रॉपर्टीज होती हैं एक सुपोजिटरी बेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई टैबलेट्स आर कोटेड, नेम द डिफरेंट क्लासेस ऑफ कोटिंग यूज। अब टैबलेट्स को कोट क्यों किया जाता है और कौन कौन से टाइप्स के क्लासेस हैं कोटिंग्स में जो यूज होती हैं। सबसे पहला, जो अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, ऐसा स्वाद भी होता है टैबलेट्स का जो हमसे बियर्ड नहीं होता, तो उसको खत्म करने के लिए। साथ ही साथ जो साइट ऑफ डिसोल्यूशन है हमारा उसको कंट्रोल यानी कि उस पर नियंत्रण करने के लिए भी कोटिंग की जाती है, ठीक है। साथ ही साथ एक ड्रग को हमें एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से भी बचाना है, जैसे एयर से, मॉइस्चर से, ह्यूमिडिटी से। टैबलेट हमारी अट्रैक्टिव लगे उसको बनाने के लिए भी हम कोटिंग करते हैं। साथ ही साथ सस्टेन रिलीज एक्शन मिले हमें ड्रग का, उसके लिए भी यूज किया जाता है। फार्मास्यूटिकली सुपीरियर प्रोडक्ट बन सके हमारा, उसको बनाने के लिए भी कोटिंग की जाती है। इनकंपैटिबल इंग्रेडिएंट्स के साथ वो इंटरेक्ट ना हो जाए उसके प्रिवेंशन के लिए भी कोटिंग की जाती है। और साथ ही साथ आपका एक लिक्विड फ्री फ्लोइंग सॉलिड्स में कन्वर्ट हो सके उसके लिए भी हम जो है बेसिकली कोटिंग करते हैं। अब बात आ जाती है कि जो हमारे टैबलेट कोटिंग्स हम डिफरेंट या वेरियस यूज करते हैं वो है फिल्म कोटिंग, जैसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। उसके बाद है शुगर कोटिंग, जैसे
प्लेन या फिर कलर्ड सिरप यूज किए जाते हैं। फिर है एंटेरिक कोटिंग जैसे शेलैक, सेल्यूलोज एसीटेट, थैलेट। उसके बाद आता है कंप्रेशन कोटिंग और लास्ट है आपकी कंट्रोल रिलीज कोटिंग्स। तो ये हमारी टैबलेट कोटिंग्स हैं जो कि हम जनरली सामान्य तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग। अब हमें यह बताना है कि प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन क्या कहती है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर की, और एक प्रोसेस क्या होता है फ्रीज ड्राइंग का। सबसे पहला एफबीडी, ठीक है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर को कहते हैं एफबीडी। इसका प्रिंसिपल कहता है कि जो भी हमारा मटेरियल फीड किया जाता है इसके अंदर, उसके फ्लूइडाइजेशन के लिए यह कार्य करता है। अब इस प्रोसेस के अंदर हॉट एयर डाली जाती है हाई प्रेशर पे, किसके जरिए, एक परफोरेटेड बेड के जरिए, जो कि मॉइस्ट सॉलिड पार्टिकुलेट्स के लिए होता है। अब जब एयर इसके अंदर जा रही है तो वो एक बेड के थ्रू जाएगी जो कि सॉलिड मटेरियल्स पे वहां पर प्रेजेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की तरफ, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी जो एक सेटिंग रेट होता है पार्टिकल्स का, उससे ज्यादा होगी। अब जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो ब्लोन अप होने स्टार्ट हो जाएंगे और वो एयर स्ट्रीम के अंदर ही सस्पेंडेड रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाने वाले हैं। अब अगर कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करें तो ड्रायर जो होता है उसके अंदर कॉनिकल वेसल है जो कि परफोरेटेड होता है किस पे, बॉटम पे, जहां पर मटेरियल आपका रखा गया है, ठीक है। अब जो फिल्टर बैग्स हैं ये फिट हो जाते हैं किसमें, कॉनिकल वेसल्स में, जो पर्टिकुलरली जो वहां पर फैन फिक्स्ड है उसके ऊपर होता है। फिर वहां पर एक इनलेट होता है एयर के लिए और एक आउटलेट होता है वो भी एयर के लिए, जहां से हवा जाएगी और बाहर निकल जाएगी। जो फ्लूइडाइजिंग एयर स्ट्रीम है वो वहां पर फैन के जरिए ही बनती है, जो कि आपकी अपर पार्ट जो है उस ड्रायर का उसके ऊपर मौजूद है। नेक्स्ट कहता है कि फिर वहां पर फिल्टर्ड होगा और हीटेड एयर जो है आपकी जो है उस पाउडर बेड के जरिए पास की जाएगी। तो जो फिल्टर बैग्स हैं ये आपको फाइन पार्टिकल्स आपको मिल सके ड्राइंग के जरिए, ड्राइंग के टाइम पर उसको ट्रैप करने के लिए यूज किया जाता है। ये है आपका पूरा एक एफबीडी जहां पर एयर हीटर्स लगे हुए होते हैं। ये आउटलेट है एयर का, ठीक है, ये इनलेट है एयर का और ये आउटलेट है। ये आपका लगा हुआ है फैन। ये है आपके फिल्टर बैग्स, ठीक है। ड्राइंग चैम्बर होता है जिसके अंदर फ्लूइडाइज्ड सॉलिड्स होते हैं और आपका एक वायर मैश बॉटम भी होता है, ठीक है। ये एफबीडी है। अब बात आ जाती है कि भैया फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस क्या कहता है। जो भी मटेरियल आपको ड्राई करना है वो फ्रोजन स्टेट में होगा और एक थिन लेयर जो है आपकी स्पेशल टाइप की फ्रीजिंग बॉटल में बन जाएगी। फिर जो आपका मटेरियल है वो वहां पर फैलेगा, ठीक है। तो एक लार्ज सरफेस एरिया आपको चाहिएगा ड्राइंग के लिए। फ्लास्क कनेक्ट किया जाता है आपके वैक्यूम पंप से, कैसे, कंडेंसर के हेल्प से, ठीक है। फ्लास्क आपका जो कनेक्ट होगा वैक्यूम पंप से वो कंडेंसर की हेल्प से होगा। अब जो टेम्परेचर है कंडेंसर का वो मेंटेन करना होगा 20 डिग्री सेल्सियस से उससे नीचे ही, क्योंकि जो एक टेम्परेचर है मटेरियल का जो ड्राई होगा उससे कम रहना चाहिए। साथ ही साथ जब आप वैक्यूम वहां पर क्रिएट कर लेंगे तो जो फ्लास्क है टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है, प्रेशर कंडीशंस भी मेंटेन करनी है, जो कि एक ट्रिपल पॉइंट वैल्यू जो होगा वाटर का उससे कम होनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसी पर्टिकुलर कंडीशंस में अगर आपकी हीट सप्लाई की जा रही है मटेरियल पे तो वो आपकी एक लेटेंट हीट होनी चाहिए और सब्लाइम होनी चाहिए आइस की सीधा सीधा वाटर स्टेट में। अब जो वेपर्स हैं वाटर के वो आपके कंडेंस्ड होने चाहिए कंडेंसर की सरफेस से। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि जो प्रोडक्ट आपका बन करके आएगा वो आपका एक फ्रीज ड्राइंग के बाद काफी हल्का होगा, पोरस होगा और लायोफिलिक भी होगा आपके उस पर्टिकुलर नेचर में, ठीक है। ये होता है आपका पूरा एक प्रोसेस आपका फ्रीज ड्राइंग का, जहां पर ये कंडेंसर है, ये ड्राई आइस और इथाइल अल्कोहल है, ये वैक्यूम पंप होता है और ये कंडेंसर होल्डर है। ये आपका फ्लास्क हो गया, ठीक है। ये जो मटेरियल जो आपको ड्राई करना है जहां पर आपकी बेसिकली एक थिन लेयर बन जाती है और ये आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा टॉप 20 क्वेश्चंस का फार्मास्यूटिक्स का आरजीपीवी के फाइनल एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है राइट अ नोट ऑन एरोसोल पैकेजिंग। एरोसोल पैकेजिंग हमें बतानी है। अब देखो एरोसोल पैकेजिंग जो होती है हमारी वो दो तरीके से होती है, एक तो है कोल्ड फिल प्रोसेस और दूसरा है प्रेशर फिल प्रोसेस। अब
ये डिपेंड करता है कि जो एक नेचर है आपके प्रोडक्ट कंसंट्रेट का, तो जो एरोसेल है, जो एरोसोल्स हैं, वो या तो कोल्ड फिलिंग के जरिए आपके पैक्ड होंगे या फिर वो आपके एक प्रेशर फिलिंग प्रोसेस के जरिए पैक होंगे। अगर मैं बात करूं कोल्ड फिल प्रोसेस की, तो एक ये ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपके मीटर्ड एरोसोल्स की फिलिंग के लिए यूज होता है, जिसमें फ्लोरोकार्बन प्रोपेलेंट यूज किया जाता है। अब जब टेम्परेचर आप कम रखेंगे एक पर्टिकुलर प्रोपेलेंट का उसके बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में, तो जो प्रोपेलेंट होगा वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अब जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं या जो कंसंट्रेट होते हैं या जो प्रोपेलेंट हैं, आपके उनको ठंडे करने पड़ेंगे एक लो टेम्परेचर पे, जो कि आपका -300 से 400 फ़ारेनहाइट के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब कंसंट्रेट जो बन के आई है आपको उसे ठंडा भी करना पड़ेगा बिलो जीरो। ठीक है, तो ऑर्डर क्या करना है आपको कि जो एक प्रोपेलेंट है वो हमारा रिड्यूस हो सके, जिससे कि आप उसके अंदर जब फिलिंग ऑपरेशन कर रहे होंगे तब जो चिल्ड कंसंट्रेट होगा वो आपको डालना पड़ेगा चिल्ड कंटेनर में और प्रोपेलेंट उसके अंदर ऐड करना होगा। ठीक है भैया, फिर आ जाता है कि जो सफिशिएंट टाइम आपको एक दिया जाता है, एक टाइम जिसमें कि आप प्रोपेलेंट को उसके पार्शियली वेपराइज होने तक का वेट करते हैं, जिससे कि जो एयर प्रेजेंट है कंटेनर में वो बाहर निकल सके, एक्सपेल हो सके। फिर आप वॉल्व फिट करेंगे उस कंटेनर पे, ठीक है, जो कि आपका एक वाटर बाथ के ऊपर रखा हुआ है, वहां पर प्लेस्ड है कि जो कंटेंट्स हैं वो हीट हो सके 1300 फ़ारेनहाइट पे, यानी कि 540 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे कि कोई लीकेज है, ठीक है, वो चेक हो सके, उसका पता चल जाए और एक कंटेनर की स्ट्रेंथ का पता चल जाए। फिर एक ड्राई आइस एसीटोन बाथ यूज किया जाता है, जिससे कि आपको जो एक लो टेम्परेचर चाहिए वो आपको मिल सके एक लेबोरेटरी स्केल प्रिपरेशंस के लिए, जहां पर रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप उसको यूज करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे जब आप एरोसोल्स की पैकेजिंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रेशर फिल प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर एरोसोल्स की फिलिंग की जाती है जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट यूज होते हैं। अब जो प्रोडक्ट कंसंट्रेट है वो आपका कंटेनर्स में प्लेस किया जाता है और वॉल्व को सील कर दिया जाता है। जो प्रोपेलेंट है उसको फोर्सली वॉल्व के अंदर से प्रेशर लगा करके डाला जाता है कि जो आपका फिर जो कंटेनर है वो इमर्स हो जाएगा वाटर बाथ पे, क्योंकि आपने उसको 1300 फ़ारेनहाइट पे रखा है, यानी कि 540 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, आप क्या चेक कर रहे हैं, एक तो लीकेज चेक कर रहे हैं और उस कंटेनर की स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, इसीलिए उसको वाटर बाथ पे हाई टेम्परेचर पे रखा। अब यह बहुत जरूरी होता है कि जो एयर प्रेजेंट है कंटेनर में वो आपकी बाहर जा सके, जिससे कि पहले आपके जो कंटेंट उसके अंदर डालेंगे उससे पहले हवा निकल सके और एरोसोल कंटेनर जो है आपका, जिसमें आपने एरोसोल को डाला है पैक करने के लिए, वो प्रॉपर हो सके। ठीक है बच्चा लोग, ये थे हमारे बेस्ट यानी कि टॉप 20 क्वेश्चंस आरजीपीवी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट्स के लिए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार हर साल पूछे जाते हैं। मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा अपनी तैयारी के लिए आप आज ही ऑर्डर कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया के डी फार्मा फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर्स, जिनके अंदर 3 सेट्स दिए गए हैं और आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के जरिए, जिसपे कैश ऑन डिलीवरी यानी कि सीओडी भी अवेलेबल है। साथ ही साथ जो बच्चे एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो बच्चे डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की कॉम्पिटिटिव यानी कि एमसीक्यू बुक ऑर्डर कर सकते हैं और थ्योरी प्लस एमसीक्यू बुक ऑर्डर करना चाहते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल बुक भी अवेलेबल है, तो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और सीओडी कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, तो आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बने रहें फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ और आपको आज के सेशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स पे फॉलो करना मत भूलिएगा। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, इन बुक्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।